हेलो एवरीवन। आज से हम लोग एईडीओ जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार में उसके लिए पीवाईक्यू सीरीज़ लेके आए हैं। और क्योंकि ये पहला एग्ज़ाम है बीपीएससी का, इसलिए इसका पीवाईक्यू तो कोई भी नहीं है। तो हमको क्या करना है कि बीपीएससी का पीवाईक्यू देखना है। क्यों हम बीपीएससी का पीवाईक्यू देख रहे हैं? हम लोग बीपीएससी का पीवाईक्यू इसलिए देख रहे हैं कि ये जो एईडीओ है, एईडीओ का एग्ज़ाम बीपीएससी के अंदर होने वाला है। इसीलिए हम लोग जो है बीपीएससी का क्वेश्चन देख के जाएंगे। तो आज से हम लोग पीवाईक्यू करेंगे और आज ये पहला पहला वीडियो है। आप लोग निरंतर देखिएगा, मैं वीडियो बनाता जाऊंगा। चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 38वीं बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, 1992 में जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं ठीक है पढ़िए, लेकिन आपको पीवाईक्यू का ज्ञान होना चाहिए। हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री से शुरू करेंगे, भारत का इतिहास देखते हैं, इतिहास में कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी देते हैं। और इसमें समझने वाली बात यह है कि ये जो जय जवान जय किसान की नारा है, ये नारा आया है क्यों? तो होता यह है कि 1992 में जो भारत और पाक का, इंडिया वर्सेस पाक जो युद्ध होता है, उसमें हमारे यहाँ खाद्य संकट हो जाता है, यानी कि खाने का संकट हो जाता है। तो खाद्य संकट होने के कारण हमारे यहाँ भुखमरी हो जाती है। और इसीलिए जो ये जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो जो जवान लोग हैं वो युद्ध में लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ किसान जो है भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। अब ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में एक और पॉइंट जानना जरूरी है कि ये हमारे जो भारत हैं उसके दूसरे पीएम हैं। ठीक है, सेकेंड पीएम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो सबको पता है कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जो गुरुदेव उन्हीं को माना गया है और उन्हीं को गुरुदेव कहा जाता है यहाँ हमारे यहाँ। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अब गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में भी एक दो चीज़ जानना है कि ये कौन है गोपाल कृष्ण गोखले? तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हैं नेता हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता हैं। ये 1905 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बनारस का अधिवेशन होता है, बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था, उसी में ये 1905 के बनारस के अध्यक्ष भी रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और इनको राजनीतिक गुरु गांधी जी के बारे में ऐसे क्यों लोग मानते हैं कि गांधी जी का ये गुरु है? क्योंकि सबसे पहली बार जो गोपाल कृष्ण गोखले ही उनको राजनीति में आने से पहले उनको एक सलाह देते हैं कि आप जो है इंडिया के गाँव का भ्रमण कीजिए, गाँव का भ्रमण कीजिए। तो गांधी जी काफ़ी सालों तक जो है गाँव का भ्रमण करते हैं, उसके बाद लीडरशिप में आते हैं। सो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देते हैं। सैमन कमीशन पहली बार भारत आया, कब आया? तो 1928 में आया था। अब प्रश्न है कि सैमन कमीशन आया ही क्यों था? तो सैमन कमीशन आता है, आपको पता होगा कि 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट था, उसी की जांच के लिए जो है ये कमीशन इंडिया में आता है। इसका मूल उद्देश्य क्या था? इसका मूल उद्देश्य था संवैधानिक सुधार का अध्ययन करना। संवैधानिक सुधार का अध्ययन करना कहाँ? इंडिया में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखते जाते हैं, फिर डिटेल्स में हम लोग फिर इस पर चर्चा करेंगे कभी कभी। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब करता है? तो 1929 में करता है। कहाँ पे? तो ये लाहौर में करता है। लाहौर में करते हैं 1900। यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू जी है, जो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन है उसका अध्यक्ष हैं। तो ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। 1919 में क्या हुआ था? तो प्रश्न है कि ऑप्शन है पहला, कलकत्ता से दिल्ली में राजनीति के बदले गए थे। नहीं, ये तो 1918 में ही हो गया है। और जलियांवाला बाग त्रासदी, यस, ये जो है 13 अप्रैल 1919 में ये घटना होती है। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन सही है। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो जलियांवाला बाग हुआ था। अब इसमें एक दो पॉइंट जो है मतलब याद रखने वाले हैं। तो याद रखने का पहला पॉइंट ये है कि ये बाग जो कांड हुआ ही क्यों था? तो ये हुआ था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक एक्ट लाते हैं, उसको बोलते हैं रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट के विरोध में ही ये जो पंजाब के एक जगह थे, मतलब बड़ा सा मैदान टाइप का, वहाँ पे पंजाबी जो भी लीडरशिप थे, वहाँ पे लीडर लोग थे, वो सभा कर रहे थे, शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे रॉलेट एक्ट के विरोध में। और इसीलिए जो है वहाँ पे इस जलियांवाला बाग में सब लोग शामिल हुए थे। और होता ये है कि जो वहाँ के जनरल डायर रहते हैं, जनरल ओ डायर नहीं, माफ़ कीजिएगा, जनरल डायर गोली चलाने का जो है आदेश दे देता है और सब लोग मारे जाते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न पे आते हैं हम लोग। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अच्छा रहेगा, इसको मिटाने से थोड़ा अच्छा दिखेगा। आज हम लोग हिस्ट्री का ही करेंगे और ये सीरीज़ निरंतर लेके आएंगे। अगर आप पसंद करते हैं तो आपको अगर वैल्यूबल लगता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे, कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका एक उपन्यास है आनंद
आनंद मठ इनका एक उपन्यास है, और आनंद मठ उपन्यास में ही ये जो वंदे मातरम जो है कविता के तौर पे लिखा गया था, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन हुए? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ही चाहते थे कि पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हो जाए ताकि मैं वहाँ का लीडरशिप अपने हाथ में ले लूँ, और वहाँ के फाइनली वो वहाँ के प्रथम प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1985 में होता है। और ये कहाँ पे होता है? तो मुंबई में है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, वहीं पे उसी विद्यालय के जो प्रांगण है वहीं पे इसका अनाउंसमेंट और स्थापना होता है। और इसमें स्थापना में कौन कौन थे? मुख्य संस्थापक जो है इसका A.O. ह्यूम है। A.O. ह्यूम है, सबको पता है। लेकिन इसमें और एक 2 फैक्ट है जानने का कि ये तो मूल संस्थापक हो गए, और इनके अलावा कौन से संस्थापक थे? दूसरा थे कौन? अपने आयरन मैन दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी थे। और तीसरे व्यक्ति हैं, वो तीसरे व्यक्ति कौन है? तीसरे व्यक्ति रहते हैं दिनसा वाचा। ये सब भी नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी जो है पूछ लेता है दिनसा वाचा। ठीक है, फिर हम लोग अब थोड़ा इसको ऊपर आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो इनके बारे में 1-2 पॉइंट और भी जानना जरूरी है कि ये इनका एक मतलब क्या कहते हैं, इन्होंने एक संगठन बनाया था, मान लीजिए संगठन के नाम से ही, जैसे इनका नाम था खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार, ये एक संस्था है एक रूप से, खुदाई खिदमतगार। तो ये बनाए थे। और इनके बारे में एक और पॉइंट जानना है कि इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, और इनके बारे में और तीसरा एक पॉइंट है कि इसे लाल कुर्ती दल भी कहते हैं। जो खुदाई खिदमतगार हैं इनको क्या कहते हैं? लाल कृति दल भी कहते हैं। लाल कृति दल भी कहते हैं। तो ये सब आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, और यही सब है पॉइंट जो जिससे क्वेश्चन आ जाते हैं और जनरली लोग कर बैठते हैं। सो चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो विंस्टन चर्चिल हैं। 12 कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, किसके समय में? सबको पता है कि गंधार शैली की शैली किसके समय में होता है? तो कुषाणों के समय में होता है। अब और इसमें एक और पॉइंट जानना जरूरी है कि ये जो गंधार शैली है, गंधार शैली में बुद्ध की प्रतिमा बनाया जाता था। किसका? बुद्ध की प्रतिमा बनाए जाते हैं। और ये जो है यूनानी प्लस रोम शैली का जो है मिश्रण है। कौन सा? ये गंधार शैली क्या है? गंधार शैली जो है यूनानी प्लस रोम के शैली का मिश्रण है। गंधार शैली में किसका मूर्ति बनाया जाता है? बुद्ध का मूर्ति बनाया जाता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? तो ये श्रीरंगपट्टनम में बनवाते हैं। और टीपू के बारे में 3-4 चीज़ जानना जरूरी है। पहली चीज़ जानना जरूरी है कि इसको क्या बोलते हैं? इन्हें शेर ए मैसूर भी बोला जाता है। शेर ए मैसूर, माफ़ कीजिएगा थोड़ा लेट काम कर रहा है लिखावट। शेर ए मैसूर बोला जाता है। और दूसरी बात है कि ये चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में, वो वहाँ पे मारे जाते हैं, मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है लड़ते लड़ते। और तीसरा पॉइंट जानने का ये है कि ये जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। जैकोबिन क्लब के जो है मेंबर रहते हैं ये जैकोबिन क्लब किसका है और क्या है? ये फ्रांस का है। और यहीं से जाकर के जो है इसी क्लब में वो ज्वाइन करके फ्रांस से जो है युद्ध की नीति और थोड़ा क्या कहते हैं बम बनाने या वो बनाने का जो भी टेक्निक सीखते हैं, बम या मतलब आधुनिक जो बंदूक वगैरह होता है, थोड़ा मॉडर्न टाइप में। ये एक प्रकार से साइंटिस्ट लोग थे, बहुत सारे 3-4 भाषा का इनको ज्ञान था, 4-5 भाषा के निपुण और विद्वान, काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे। सो चलिए आज हम हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है ये कहाँ गया? हाँ, महारानी विक्टोरिया। 14 नंबर क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की समाजरी मतलब महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जो भी है महारानी कब बनी, कब नियुक्त हुई स्पेशली रूप से? तो ये 1800
1858 में होता है। आपको पता ही है कि जो चार्टर एक्ट आता है 1858 का, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होता है EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी जो होता है, उसका सत्ता हस्तांतरण होकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन। अब इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल इतना ही कि ये 1858 में महारानी विक्टोरिया भारत का भी क्या बन जाते हैं, रानी बन जाते हैं। सो थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि सीरीज़ को मैं आगे चलाऊं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये स्पेशली AEDO के लिए जो है ये बहुत सेशन रहेगा, बेनिफिशियल सेशन है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, और मेरा ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।